अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। ये हमारा जो है वो इंटरव्यू सेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वोल्टेज के हवाले से और इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर के हवाले से और जो एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा होता है, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एलिमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है। ये आमतौर पे क्वेश्चन होता है, तो आपको एलिमेंट जो ट्रांसमिशन लाइन के याद होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो कंडक्टर होता है, जो कि आपको जो पावर को है वो ट्रांसफ़र करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसके बाद स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो कि आपके वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, और स्टेप डाउन करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद लाइन इंसुलेटर लगे होते हैं। उसके बाद सपोर्ट होती है, जो कि टावर होते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइसेस हैं, अगर इन केस आपके जो वोल्टेज होते हैं वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो है वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस यूज़ होती हैं, जिसमें आमतौर पे कैपेसिटर बैंक होते हैं या वोल्टेज रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ पावर ट्रांसमिशन है। इकोनॉमिक ऑफ पावर ट्रांसमिशन में हम दो चीज़ें करते हैं कि एक इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज़ करते हैं और एक इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वोल्टेज करते हैं, कि ये दोनों ही हमारे जो फैक्टर हैं ये वेरिएबल हैं। इन्हीं को चेंज करके हम जो है वो इकोनॉमिक जो है वो सिस्टम बना सकते हैं, कि अगर हमारे कंडक्टर का जो साइज़ है वो इकोनॉमिकल नहीं है, अगर या वो ज़्यादा है या कम है, तो वो भी एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा। अगर हमारे सिस्टम के जो ट्रांसमिशन वोल्टेज हैं वो इकोनॉमिक वोल्टेज से ज़्यादा है या कम है, तो भी जो हमारा सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं होगा, सिस्टम चल जाएगा। तो इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर जो करते हैं ये बेसिकली क्या है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ दैट फॉर विच द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ मिनिमम, कि ऐसा कंडक्टर का साइज़ जहाँ पे हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाए, उसको हम इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ जो है वो कंडक्टर बोलते हैं। ये है, ये इसके लिए हम जो है वो आमतौर पे केल्विन लॉ जो है वो स्टडी करते हैं। केल्विन लॉ हमें बताता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर है वो कितना है। उसके बाद केल्विन लॉ की डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखनी है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। देयर इज़ अ केल्विन लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड इन अनदर वे दैट the most economical area of conductor is that for which the variable part of annual charge is equal to the cost of energy loss per year, कि जो है वो इस मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया कंडक्टर का वो होता है जहाँ पे जो उसकी एनुअल चार्ज है वो उसके कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस पर ईयर के इक्वल हो जाए। उसके बाद जो है वो लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ भी पूछ लेते हैं कि लिमिटेशन कौन कौन सी हैं। इसकी फर्स्ट है कि इट इज़ नॉट इजी टू एस्टिमेट एनर्जी लॉस इन लाइन विदाउट एक्चुअल लोड कर्व, कि हमें क्योंकि एक्चुअल लोड कर्व नहीं पता होती कि सिस्टम में कितना लोड रहेगा, वो एक अजम्पशन होती है, तो उस वजह से जो है वो हम एक्चुअल जो है वो लॉस वो डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद अजम्पशन दैट एनुअल कॉस्ट ऑन काउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्रिसिएशन ऑन कैपिटल outlay is in form of P1 plus P2 alpha is strictly speaking not true. For instance, the cable, neither the cost of cable dielectric and sheath nor the cost of laying were in this manner. उसके बाद थर्ड है this law does not take into account several physical factor like surface current density, mechanical strength and corona loss, क्योंकि ये जो है वो लॉसेस को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते करेक्टली, तो इस वजह से ये भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर को। द कंडक्टर साइज डिटरमिन्ड बाय दिस लॉ में नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिसेबल वन बिकॉज इट मे बी टू स्मॉल फॉर सेफ करंट कैरिंग करंट ऑफ सेफ कैरिंग ऑफ नेसेसरी करंट, कि ये मतलब एक आम तौर पे इस लाग से हम जब जो कंडक्टर का साइज़ निकालते हैं वो अक्सर कम होता है टू कैरी द सेफ करंट, सेफ कैरिंग द नेसेसरी करंट। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल आउटले कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली। तो ये था इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर के, जिसके बारे में हम केल्विन लॉ
से हम निकालते हैं, और केल्विन लॉ की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज है, इसकी डेफिनेशन वो पूछ लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज? द ट्रांसमिशन वोल्टेज फॉर विच द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल ऑपरेटर्स इज मिनिमम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसमें कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर की जो है वो मिनिमम हो, उसको हम जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये किस किस पे डिपेंड करती है? पावर टू बी ट्रांसमिटेड, जनरेटेड वोल्टेज एंड लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर अज्यूम टू बी नोन। तो ये ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करती है, ट्रांसफार्मर जनरेटिंग एंड रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर गिवन दिस कॉस्ट इंक्रीज स्लोली विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो उसी तरीके जब हम ट्रांसमिशन के वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो आपके जो स्विच गियर है जिसमें सर्किट ब्रेकर आता है, आइसोलेटर आता है, तो ये सब की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ करेगी। लाइटनिंग अरेस्टर हमारा ट्रांसमिशन के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ होता है, तो इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी। इंसुलेशन और सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ करेगी, और कंडक्टर की कॉस्ट भी आपकी ये डिक्रीज़ करती है आपकी ट्रांसमिशन वोल्टेज के साथ। उसके बाद जो हम इकोनॉमिकल वोल्टेज फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला है V इज़ इक्वल टू 5.5 इंटू 0.62 L प्लस 3P ओवर 150 का स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, जिसमें हमारे पास V वोल्टेज होते हैं, P हम कितनी पावर किलोवाट में जो है वो हम करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, और L हमारा जो लेंथ है कि हमारी लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की कितनी होगी। तो इस फार्मूले से जो हमारा इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर जो वोल्टेज जो है वो निकालते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि एक सिस्टम है, उसमें सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करने के लिए उसमें कौन कौन से फैक्टर हम देखते हैं। एक सबसे पहले जो उसका फैक्टर होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन होती है, कि उसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन हो वो मिनिमम टू मिनिमम हो। जैसे आम तौर पे कुछ फीडर होते हैं हमारे जिसमें 400 वोल्ट हमारे 3 फेज़ के स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं पाकिस्तान के, तो वो 400 नहीं आ रहे होते, वो 360 380 आ रहे होते हैं। तो हमें जो क्या करना पड़ता है कि वोल्टेज रेगुलेशन करनी पड़ती है। तो इसी तरह जो है वो सबसे पहला फैक्टर जो है वो सेटिस्फैक्टरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए देखा जाता है, वो वोल्टेज रेगुलेशन देखी जाती है। दूसरा उसमें ये जैसा आपने इनके जो हेडिंग्स है वो याद करनी है, डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए कि जो है वो सिस्टम अनइंटरप्टेड हो, जो चाहे जितना भी लोड हो वो प्रॉपर तरीके से चले। उसके बाद वोल्टेज बैलेंस होना चाहिए। वोल्टेज बैलेंस क्या है कि किसी भी फेज़ में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, किसी में कम नहीं होना चाहिए, तो वोल्टेज आपके बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आपका जो ट्रांसमिशन के जो एफिशिएंसी है जिसमें एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए। एफिशिएंसी बेहतर कैसे होगी? जब उसके लॉसेस जो है वो कम होंगे तो उसकी सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी वेरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो आपकी मोटर की स्पीड या जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की किटें होती हैं, वहाँ जहाँ पे आपके कैपेसिटर इंडक्टर यूज़ होते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद साइनोसाइडल वेव फॉर्म है कि वेव फॉर्म जो है वो आपके सिस्टम की वो साइनोसाइडल होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीडम फॉर इंडक्टिव इंटरफेरेंस के आपके जो पावर लाइन रनिंग पैरेलल टू टेलीफोन लाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। दिस फील्ड टेंड टू काज ऑब्जेक्शन able noise and harm in the apparatus connected to the communication circuit. Inductive interference with the telephone line may be avoided by limiting as much as possible to the amount of zero sequence and harmonic current, or by proper transposition of both power line and telephone line. तो ये जो हमारा 7वां पॉइंट था कि फ्रीडम ऑफ इंडक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। तो आपका जो एफिशिएंट सिस्टम है उसमें ये 7 बेसिकली पॉइंट देखे जाते हैं कि आपका जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, वो एफिशिएंट है या नहीं, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। एफिशिएंट नहीं बोलेंगे, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ कंडक्टर और इकोनॉमिक्स चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज के हवाले से। तो
वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा डिस्कशन के लिए हमने एक चैनल वोल्टेज व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप जो है डिस्कशन में का हिस्सा ले सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।